हेलो, मैं हूं अनुराग और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 के साइंस के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के टॉपिक रेस्पिरेशन की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन होता क्या है? तो रेस्पिरेशन देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। हम हवा जो रेस्पिरेशन के जरिए हम हवा अंदर लेते हैं नाक के जरिए, उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो बाहर निकालते हैं उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये रेस्पिरेशन में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। और जो 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसमें रेस्पिरेशन का मतलब थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। ठीक है, इसको वैसे ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इसको रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं और इसको ब्रीथिंग भी कहते हैं। थोड़ा एडवांस में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एडवांस क्या है देखो, सबसे पहले देखो इसको समझने से पहले यहाँ पर ये आप लोगों ने इस तरीके से डायग्राम देखे होंगे। ये पिक्चर में डायग्राम दिखाए ह्यूमन्स बॉडी के डायग्राम बुक में भी होते हैं। तो कुछ नसें होती हैं हमारे शरीर में, कुछ ब्लू कलर की से दिखाई जाती हैं और कुछ रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ब्लू कलर से होती हैं, कुछ रेड कलर से होती हैं। और इनके बारे में ट्रांसपोर्टेशन, जो अगला टॉपिक है ना इसका, ट्रांसपोर्टेशन में ये सारी चीज़ें और बताऊंगा। लेकिन रेस्पिरेशन में थोड़ा सा समझ लो, हल्का सा समझना है बस आप लोगों को कि होता क्या है। देखो होता ये है बेटा, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के बाद लंग्स में ऑक्सीजन जाती है। लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? वो एल्वेली होते हैं, उसमें एल्वेली से वो जो है कैपिलरी में मिक्स हो जाती हैं और कैपिलरी से वो नसों में पहुंच जाती हैं। और इस तरीके से पूरे सेल्स, हमारे शरीर जो है, पूरा शरीर जो हमारा है वो सेल से मिलकर बना होता है। जो हमारा शरीर है पूरा सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो वो हर बॉडी के पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है ना, समझ गए? तो क्या हुआ, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो लंग्स से होता हुआ क्या होता है, लंग्स में पहुंच जाता है। उसके बाद वो ब्लड के जरिए शरीर के सारे सेल्स तक पहुंचता है। और सेल, हमारा जो शरीर बना हुआ है, 9th क्लास में मैंने बताया था, हमारा जो शरीर बना होता है वो किससे बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। पूरे ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक, नाखून से लेकर बाल तक सारे सेल्स के बने होते हैं। सेल से मिलकर बनता है टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गेनल, और ऑर्गेनल से मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 9th क्लास में है, सेल्स के बारे में अच्छे से बताया है। तो ये वहाँ पर क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पर, इससे पहले न्यूट्रिशन वाले जो वीडियो था उसमें हमने न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था ग्लूकोज पढ़ा था। तो जो सेल में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके रिएक्शन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। अभी परेशान मत हो, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो। ये टॉपिक इसी पे ही है, सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। ठीक है, तो सब कुछ चारों जो ये चैप्टर है ना, मैं 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। चारों वीडियोस को देखने के बाद कोई डाउट बचेगा नहीं आपका। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब डेफिनेशन इतना समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का कैसे यूज़ होता है। वो शरीर के क्या होता है कि ऑक्सीजन पहुंच गई सारे सेल्स तक, वहाँ पर ग्लूकोज भी पहुंच गया ब्लड के जरिए। ये आपस में रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा से ब्लड के जरिए लंग्स तक आती है और लंग्स से फिर वो क्या होता है, वापस हमारी सांस के जरिए बाहर निकल आती है। तो ये प्रोसेस होता है हल्का सा। अभी और अंदर डिटेल में और अंदर भी बताएंगे ये सारी चीज़ें। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब समझ में आएगी आप लोगों को रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग। अब समझ में आया होगा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई शुरुआत में ही सारा चैप्टर सही बता दिया मैंने। वो इस वजह से डेफिनेशन क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म का सेल एनर्जी प्राप्त करता है, किससे? ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करने के बाद, इसको ही हम कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म की सेल ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करके
एनर्जी लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों ने देखा होगा कितनी एडवांस चली गई है, ठीक है ना। ये मतलब नहीं होता है कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं तो ये रेस्पिरेशन हो गया, नहीं, इसमें जो है ये डेफिनेशन देनी पड़ेगी। और लेकिन हाँ, इसमें इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, इसमें ब्रीथिंग इन्वॉल्व होती है। जब तक हम सांस नहीं लेंगे, अंदर बाहर नहीं लेंगे, ब्रीथ नहीं करेंगे, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें समझाई है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है ना, वो वापस सेल से, देखो सेल बेटा एक दो नहीं है, सेल का कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। सेल एक दो नहीं है, सेल बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम आंखों से देख नहीं सकते सेल। और ये सारे सेल्स में रिएक्शन होती है, ये वाली शरीर के सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, सारे सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचता है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, हाथ पैर चलते हैं। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग। ठीक है, चलो उसके बाद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। ये तो मैंने ह्यूमंस के बारे में बता दिया, ह्यूमन से रिलेट करके बता दिया कि ह्यूमंस में किस तरीके से होता है, इससे आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन 2 टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन सा होता है? एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो पहले इसको समझ लो, डेफिनेशन अंग्रेजी बाद में पढ़ेंगे हम, पहले सिंपल शब्दों में समझ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है हम उसको एरोबिक कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है या अब्सेंस हो किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें कम जरूरत पड़े या ऑक्सीजन की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे रेस्पिरेशन में को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं इस रेस्पिरेशन में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ और लेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, समझ रहे ना कि इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, इस वाले प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है अब्सेंस ऑफ, या कह सकते हैं अब्सेंस या लेक ऑफ, यानी कि कम ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये दोनों मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब ये होता किस किस में एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रहे होगा कि ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कहाँ हो जाता है, और कम ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन कहाँ हो सकता है, चलो ये तो मान लेते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कैसे हो सकता है, आप लोग ये कह रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। अब है अब्सेंस, ये जो पूरा डायग्राम है इसको जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम है, इसको समझ लेते हैं। अब इससे पहले हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन देखे थे। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वो रेस्पिरेशन, एनारोबिक में जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पर यानी 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि जो इसके मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है। इन साइटोप्लाज्म, देखो यहाँ पर जो सेल के अंदर काम हो रहा है, जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये सेल के अंदर होता है। क्लास 9th का एक चैप्टर है, क्लास 9 का सेल थ्योरी। ठीक है ना, तो सेल मतलब सेल के बारे में ही सब कुछ है, उसके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा उसका अलग से, सेल में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो देख लो आप लोग एक बार, सेल साइटोप्लाज्म क्या होता है। और साइटोप्लाज्म अगर चलो लो मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। साइटोप्लाज्म जो सेल होता है ना, जो सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक जेली लाइक मटेरियल होता है, जेल जैसा होता है, वाइट कलर का ही मान लो उसको, तो उसी को ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये डाइजेस्ट होके और इजी सिंपल कन्वर्ट हो जाता है, यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल हो गए प्लस एनर्जी, यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी निकल जाती है। कैसे, देखो शुरुआत में जो था ना कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च कह लो, फिर उसके बाद शुगर में कन्वर्ट हुआ, शुगर के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, है ना, ग्लूकोज के बाद पेरुवेट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि जो कार्बन एटम है कम होते चले जा रहे हैं, यहाँ पर ये है, और सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला जा रहा है। स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च, स्टार्च से शुगर, शुगर से ग्लूकोज, उसके बाद पेरुवेट, और सिंपल टूटता चला जा रहा है और छोटा छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 कार्बन एटम थे तो यहाँ 3 हो गए, यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा डाइजेस्ट हो, यहाँ पर और टूट गया और ब्रेक हो गया, तो एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी निकल रही साइटोप्लाज्म में।
अब यहाँ पर 3 तरीके की रिएक्शन होती है पायरूवेट के बाद। या तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, तब किस में होता है, ये रेस्पिरेशन होता है ईस्ट में। ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या होता है, एक फंगस होती है। ईस्ट को समझ लो पहले, ये क्या होती है, फंगस है। फंगस क्या होती है, फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या है, जैसे कि रोटी ब्रेड वगैरह होती हैं आपकी जो, और कुछ फल वगैरह है। रोटी आप लोगों ने रोटी और ब्रेड में देखा होगा, आप लोग रख देते हो घर पे, रखी रह जाती हैं, और कुछ दिन बाद देखते हो उसको, तो उसमें है ना एक वाइट वाइट कलर के जो है एक छोटे छोटे रुएं टाइप के दिखाई देने, वाइट ब्लैक ब्राउन अलग अलग तरीके के रुएं दिखाई देने लगते हैं आप लोगों को, तो वो फंगस होते हैं। जैसे इसको कहते हैं। और मशरूम, मशरूम खाते हो आप लोग बना के, मशरूम भी क्या है, एक फंगस ही है। ठीक है। तो जब इसको देखो यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट में होती है, ये बनता क्या, एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो केमिस्ट्री में जो तीसरा चैप्टर है, ये कार्बन तीसरा या चौथा चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो बनाऊंगा तो ये एथेनॉल C2H5 क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, इसके फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और नाम कैसे आता है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये C2H5 यानी कि 2 कार्बन एटम रह गए और सिंपल कार्बन एटम में टूट गया है ना, ये होता है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस, अब आप लोगों को एक नई चीज़ बताता हूँ मैं। नई चीज़ क्या, बनाना मत बस घर पे, ठीक है। तो जो अल्कोहल बनता है या नशीले पदार्थ बनते हैं जो पीने वाले, जैसे बियर हो गई, वाइन हो गई, और ये सारी चीज़ें देसी हो गई, है ना, तो उसमें क्या होता है, यही प्रोसेस रिएक्शन होती है। तो क्या करते हैं, आप लोगों को बता दूं, आप लोग बच्चे हैं अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन पापा वगैरह से पूछोगे, पापा ताऊ चाचा वगैरह से पूछोगे तो वो बता देंगे। ऐसे मत पूछना, ये दिखा के पूछना, नहीं मारेंगे बहुत। ये पूछ लिए ना दारू कैसे बनती है तो बहुत मारेंगे तुम्हें। तो उनसे पूछना कि, तो ये पूछना है कि बनती कैसे है। गुड़ की बनती है ना, गन्ने की बनती है, कई जगहों पर चावल की बनती है, अनाज की बनती है ना, या बियर भी इसी तरीके से बनती है। तो बियर का तो क्या करते हैं, ये सभी में ही जितनी मैंने चीज़ें का नाम लिया है, सभी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अनाज हो गए, गुड़ हो गया, गन्ना हो गया, सभी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। गन्ने में तो शुगर ही होती है ना, और कार्बोहाइड्रेट है तो भी वो चीज़ें ले लेते हैं। तो हम उसको सड़ाते हैं, उसको और सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में तोड़ते हैं। तो हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, साफ सीधे सीधे ग्लूकोज चाहिए हमको, है ना, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज में हम क्या करते हैं, ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट डाल दी तो क्या होता, क्या है, वहाँ पर हमको एथेनॉल बन जाती है। ये एथेनॉल, यही अल्कोहल होती है। यही इसे पी लोगे ना तो नशा हो जाता है, ठीक है ना, एथेनॉल। और इसका ये चीज़ और मैं बता दूँ, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे ही जिस शेप में, जिस मॉलिक्यूल के एथेनॉल में के रूप में ये अंदर ले रहे हो ना, तो वैसे ही जिस शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है साइंटिफिक कि ये हमें लाभ देता है किसी तरीके का। मतलब नुकसान और कर जाता है, हमारा पैसों का नुकसान करता है और शरीर भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है शराब बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये बियर भी इसी तरीके से बनाई जाती है, ईस्ट से। इसको खमीर भी कहते हैं हिंदी में, खमीर। तो क्या करते हैं, बियर की जब कैन खोलोगे आप लोग तो उसमें ऐसे गैस निकलती है, ठीक है ना। खोलना मत यार, तुम लोग गले से दिक्कत करवा दोगे। चलो अब ज़्यादा रहने दो। तो समझ लो, चलो अब बता ही दिया तो पूरा ही बता देते हैं। बियर में क्या होता है, गैस होती है, तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो वो वहाँ पे अलग से कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को दारू बनाना सिखा दिया आज, ठीक है मैंने। अब लेकिन फैक्ट्री मत लगाना आप लोग। उसके बाद लेक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये तो हो गया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब लेक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, अब ये किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, ये हमारे अंदर ही होती है। हमारे अंदर का मतलब एनिमल्स में और हम में। कैसे, जब देखा होगा आप लोग, खासकर लड़के, भाई गुस्सा आ जाती है किस दिन, लड़कियां भी ज़्यादा, हाँ वो लड़कियां घर का काम करती हैं ज़्यादातर, और ज़्यादा शॉपिंग वगैरह कर ली। मतलब लड़की हो चाहे लड़का हो, आजकल बराबर ही सभी लोग बराबर हैं और सभी तरह के काम करते हैं, घर का हो चाहे बाहर का हो, सभी लोग काम करते हैं। जब ज़्यादा हम काम कर लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है ना। और लड़के तो खासकर गुस्सा आ गई उन्हें तो वो बॉडी बनानी उन्हें, और एक ही दिन में सारी बॉडी बना देते हैं, खूब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो फिर होता क्या, उनको दर्द होता है मसल्स में। और ज़्यादा हम लोग घर के भी काम कर लेते हैं तो अभी हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है। वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है, आप लोग मसल्स से पूरा काम ले रहे हो। क्योंकि हमारे मसल्स में की बात हो रही है यहाँ पर, हम अपने ऊपर बात कर रहे हैं।
तो मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन वही, ऑक्सीजन उसी रफ्तार से ले रहे हो आप लोग, ऑक्सीजन की सप्लाई वही है, जब आप बैठे हो सो रहे हो ऑक्सीजन उसी सप्लाई से जा रही है, और आप काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, है ना, काम करते चले जा रहे हो, और मतलब तो मान के चलिए पैरों में की बात ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादा चलने से या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होगा, वहाँ मांसपेशियों में ना, मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं रह हो पाती है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर, काम आप पूरा कर रहे हो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, एनर्जी तो बनती है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, इसकी वजह से हमको है ना फिर दर्द होता है, फिर हम सोचते हैं कि काय एक ही दिन में हमने बॉडी क्यों बना ली सारी। और लड़कियां भी कहती हैं कि नहीं अब तो काम करूंगी ही नहीं अगले दिन से ज़्यादा, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या काम करूंगी, इतना दर्द होता है, वो इसी वजह से होता है। तो थोड़ा थोड़ा हैबिट डालो, थोड़ी थोड़ी हैबिट डालो, धीरे धीरे करके काम करो, है ना। तो ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो अभी मैंने लास्ट पेज पर बता ही दिया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ होता है, ये सेल के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको, इसी के अंदर एनर्जी बनती है, ठीक है ना। तो वो सेल की जब बात होगी तो हम सेल के में बताएंगे ये सारी चीज़ें, क्लास 9th में चैप्टर है इसका। तो नाम याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म ये सेल में होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है, प्लस एनर्जी बन रही है, ठीक है ना, यही तो है रिएक्शन। हाँ, तो ऑक्सीजन के इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये रिएक्शन में और बाद में भी और कराऊंगा, अभी आगे और कराऊंगा इस वाली रिएक्शन को, केमिकली बैलेंस करके दिखाऊंगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। और ये वाली रिएक्शन हम अभी और पढ़ेंगे, तो इसको टेंशन मतलब और अच्छे से बैलेंस करके दिखाऊंगा, बस ये दोनों चीज़ें समझ लो, ये और ये, ठीक है। चलो उसके बाद थोड़ा सा और इसमें कुछ दे रखा है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। जो सेलुलर रेस्पिरेशन, हाँ इसको एक सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं हम, जो रेस्पिरेशन कह रहे हैं ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं, क्योंकि जो रेस्पिरेशन हो रहा है ना, मेनली रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। सारे सेल, जितने भी सेल हैं, लाखों करोड़ों अरबों सेल हैं जो भी हमारे, सब में ये रेस्पिरेशन हो रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने बता दिया क्यों होता है। जो एनर्जी रिलीज हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से, वो सिंथेसाइज कहाँ यूज हो जाती है, मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने में यूज हो जाती है। कौन सा मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो एनर्जी, कुल मिला के ये समझ लो, जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, यहाँ पर जो एनर्जी लिख रहे हैं वो स्टोर हो जाती है कहाँ पर, एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको यहाँ पर स्टोर हो जाती है। जब हमको जरूरत पड़ती है तो एटीपी से हम एनर्जी ले लेते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। और बताऊं, और इसमें आगे देखते चलो आप, इसको ये और देख लो, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ, इसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। किसको, एटीपी को, क्योंकि भाई किसी को भी सर्वाइव करने के लिए करेंसी की जरूरत पड़ती है। हमारा देश सर्वाइव कर रहा है, उसको करेंसी की जरूरत पड़ेगी, अगर करेंसी नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे शरीर को भी एक एनर्जी करेंसी की जरूरत पड़ती है ना, उसको ही, तो इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ कहते हैं, किसको, एटीपी को, तो याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखो, इससे पहले क्या करें, हम ये डायग्राम देख लेते हैं, इसको डायग्राम को, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसे है, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ऑक्सीजन रिच air intake into the body through the nose. The air is filtered by fine air present in nose. From nose the air passes through the throat to the lung. आप लोग जानते होंगे, हम नाक से सांस लेते हैं, हम अपनी बॉडी में कहाँ से, नाक से सांस लेते हैं, और नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जिनसे एयर फिल्टर हो जाती है, यानी कि कोई डस्ट वगैरह, कोई चीज़, गलत चीज़ ना चली जाए जिससे हमें नुकसान हो, तो थोड़ा कुछ फिल्टर का काम करते हैं जी हमारे नाक में जो बाल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। फिर उसके बाद जो नाक से होते हुए, गले से होते हुए हमारे एयर जो है लंग्स में पहुंच जाती है। जैसे यहाँ से, ये देखोगे, यहाँ से होते हुए यहाँ लंग्स में पहुंच जाती है एयर, ठीक है। ये दो है हमारे, क्या ये है लंग्स, ठीक है।
और इन लंग्स में क्या होता है, इन लंग्स यानी कि लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, द एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रीच इन एलोवेली। जो एयर पैसेज हैं, हवा के जो रास्ते हैं, देखो यहाँ पर देखो इस तरह, यहाँ पर हवा के जो रास्ते हैं वो छोटे और छोटे और छोटे होते चले जाते हैं। इस तरफ देखो, क्योंकि इस तरफ तो रीफ्स हैं, पसलियाँ हैं, तो एक पसलियाँ, इस तरफ भी ऐसे ही होता है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर पसलियाँ हटा दी हैं ताकि आप लोग समझ सकें। तो जो पूरे फेफड़ों में क्या होता है, ये जो पैसेज है यानी कि पाइप लाइन्स हैं वो ऐसे हो जाती है जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री होती हैं, वो छोटी होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में बिल्कुल एक ये मान लो यहाँ पर देखो, बिल्कुल लास्ट में, ब्रांचेस के लास्ट में ये एलोवेली, इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हमको, इसको कहते हैं एलोवेली, है ना, एलोवेली कहते हैं इसको। अब एलोवेली में क्या होता है वो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब जो एलोवेली में क्या हो रहा था ये देख लेते हैं, डायग्राम भी साथ में रख लेते हैं, डायग्राम से थोड़ा हेल्प मिल जाती है एलोवेली किस स्ट्रक्चर की होती है। इट इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो छोटे छोटे गुब्बारे जैसे दिखाई दे रहे हो ना, बहुत छोटे छोटे गुब्बारे से होते हैं, यहाँ पर जो है गैसेस एक्सचेंज होती हैं। द बॉल ऑफ एलोवेली कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, जो इसकी एलोवेली की बॉल्स होती हैं ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती हैं कैपिलरीज के जरिए। ये ब्लड वेसल्स वगैरह में सारी चीज़ें बताऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन में बताऊंगा मैं, ठीक है। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन होमोग्लोबिन फ्रॉम एलोवेली एंड कैरी फ्रॉम लंग टू द सेल इन ऑल बॉडी पार्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन में डिजॉल्व हो जाती है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है ये, तो ब्लड के कनेक्ट में आते ही ऑक्सीजन में, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है। हीमोग्लोबिन सुना होगा आप लोगों ने, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसका मतलब खून कम होता है, तो इसी वजह से हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स में, तो उसमें हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन, और वो जो है मिक्स होके शरीर के सारे सेल्स तक पहुंच जाता है, ब्लड के जरिए ब्लड ले जाता है उसको, शरीर के सारे सेल्स तक ले जाता है, ठीक है। उसके बाद द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू एलोवेली। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, जो देखो जो ब्लड सारे सेल्स तक जा रहा है तो वो वापस भी आता है ना। ये चीज़ें भी हम ट्रांसपोर्टेशन में, हार्ट में, अगला जो टॉपिक है इसका, अगले वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि जो ब्लड शरीर के सारे सेल्स तक जा रहा है वो वापस भी वहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब देखिए, एक चीज़, वहाँ पर सारे सेल्स तक ऑक्सीजन छोड़ के आ रहा है, तो वो ऑक्सीजन तो छोड़ के आ रहा है लेकिन वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लाता है। भाई अब तुम गाड़ी चला रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी ना गाड़ी की कोई तुम्हारे पास, जैसे कोई माल ढोने वाली गाड़ी है, तुम्हें क्या करना है कि एक जगह से माल या दूसरी जगह शिफ्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, और दूसरी जगह से यहाँ शिफ्ट करना है। अब तुम ऐसा नहीं करोगे कि पहले जाओगे यहाँ पे से छोड़ के आओगे, फिर वापस जाओगे और फिर दूसरे वाले को, ठीक है। तो क्या क्या करते हैं हम कि इसको छोड़ के आएंगे और वहाँ से इसको लोड कर लाएंगे, तो हमारा समय बच जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, ये ऑक्सीजन को तो छोड़ के आता है शरीर के सारे सेल्स तक, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के ले आता है और लंग्स में छोड़ देता है आगे। अब ये प्रोसेस पूरा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ट्रांसपोर्टेशन वाले में, ठीक है। हार्ट के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसमें। तो समझ में आया, ये एलोवेली में छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड लाके। तो ये तो कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अब दोबारा से समझ लो कि नाक से लिया हमने, नाक से हवा ली, वो कहाँ आई, लंग्स में आई, लंग्स में वो एलोवेली में आके हीमोग्लोबिन में मिक्स होके और कहाँ चली गई, सारे सेल्स तक चली गई। बहुत आसान है, ठीक है। चलो उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है देखो उसको क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन प्लांट में, अब रेस्पिरेशन ह्यूमंस में तो हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होता है, अब रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी पढ़ लेते हैं। देखो, गैसेस एक्सचेंज अकर इन प्लांट थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिसेट्स इन स्टीम और सरफेस ऑफ रूट्स। ये चार पार्ट्स में जो है, तीन पार्ट्स में रेस्पिरेशन होता है, लेंटिसेट्स इन स्टीम और सरफेस ऑफ रूट्स और स्टोमेटा इन लीव्स। ये यहाँ जो है रेस्पिरेशन होता है। तो वैसे मेनली हमने जो पढ़ा है स्टोमेटा में जो है स्टोमेटा में रेस्पिरेशन होता है, यानी पत्तियां करती हैं, यही हमने पढ़ा है। चलो, तो लेकिन ये पता होना चाहिए, लिख दिया है मैंने, ये पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट्स में रेस्पिरेशन होता है। अलग अलग तरीके के अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, बहुत वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन भी होता है कई पौधों में।
इसलिए ठीक है। अब जो मेन है टॉपिक, रेस्पिरेशन में होता क्या है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये अलग से मैं कुछ चीजें इसमें बताऊंगा, देख लो इसको। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब देखो, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट क्या है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको यूज कर रहा है किसके साथ, यूज देम विद ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ यूज कर रहा है। देखो ऑक्सीजन है और जो ग्लूकोज है उसके साथ मिक्स करके क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। अब यहाँ पे कहानी, अब ये कहोगे आप लोग कुछ उल्टा उल्टा लग रहा है हमको, है ना। वाटर निकाल रहा है और एनर्जी बना रहा है। हमने जो पढ़ा है अभी तक, हमने क्या पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में, जो हमने पढ़ा था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, सनलाइट, ठीक है। ये इससे क्या होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकल रही है। अब फोटोसिंथेसिस था ये, याद करो बचपन में तुमने पढ़ा होगा। बचपन में क्या, मैंने भी पढ़ा है यार तुम्हें, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, साथ में ये फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए खाना बना लेता है, ग्लूकोज ये होता है, ठीक है, ग्लूकोज ये होता है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि यहां पर क्या, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो अपने लिए एनर्जी बना लेता है। अब ये नई चीज हो गई ना, यही चीज मैं समझा रहा था आप लोगों को कि जो उसने बेचारे ने खाना बनाया है पेड़ ने, अब वो खाना तुम लोगों के लिए थोड़ी ना बनाता है वो, कि खाना बना रहा हूं मैं, कोई आएगा मुझे काट के खाएगा, तो उसलिए वो भी तो भाई सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव करेगा वो खाना अपने लिए नहीं बना रहा है, ठीक है ना। तो वो जो खाना बनाया उसने, ग्लूकोज बनाया, वो उसे यूज भी करता है, वो यूज करता है, देखो यूज करता है वो, और हर समय यूज करता है, ठीक है ना, हर समय यूज करता है। और आप कहोगे कि फिर हम यूं क्यों कहते हैं कि सर जी कि पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये क्यों होता है, यही तो कहोगे आप लोग। तो देखो, होता बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने खाना बनाया तो खाने को अपने यूज करता है। वो कैसे करता है, ऑक्सीजन के जैसे हम करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये होता है, उसमें भी होता है, पेड़ पौधे में भी होता है। तो दोनों ही रिएक्शन साथ में होती हैं, लेकिन दिन के समय में ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती, बहुत ही कम निकलती, तो पता नहीं चल पाता है। लेकिन रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, रात के समय में फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, क्योंकि सनलाइट नहीं होती है, तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल निकलेगी नहीं रात के समय। वो सिर्फ क्या करेगा, जो सुबह खाना बनाया है ना, उसी को यूज करता रहेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड निकालता रहता है और एनर्जी बनती रहती है, ठीक है। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते थे रात के समय में पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, और बहुत से घटनाएं भी हो जाती थी। वो इसी वजह से बहुत से लोग सो गए पेड़ के नीचे और सुबह पता चला वो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। कई केसेस हुए हैं, ये ऐसे सुनने में आते हैं, मैंने भी सुने हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे अपने बड़े बूढ़ों से। ये इसी वजह से होता है। और पेड़ों से, कई जंगल ऐसे हैं, कई जंगलों में कहते हैं कि भाई पेड़ों से दूर रहो, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करते हैं रात के समय में, ठीक है। अच्छा, फाइनली ये जो टॉपिक है रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर क्लास 9 और 10 के साइंस के नोट्स PDF में डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।